FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। श्रोताओं, आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे है, यानी 24 मई हर साल दुनिया भर में स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। और आज इस मौके पर मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर असीम मेहरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर मेहरा, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं भी आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण दिवस पर आपके साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का मुझे मौका प्रदान किया। श्रोताओं, आज हम डॉक्टर असीम मेहरा से बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। ये क्या है, क्यों होता है, क्या इलाज है, इन सभी मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया हम किस मनोरोग को कहते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में आमतौर पर इंसान की सोच, व्यवहार और भावनाओं पर असर होता है, जिसकी वजह से वह सामान्य जीवन में अच्छी तरह से रह नहीं पाता है और अपनी या समाज के प्रति जो जिम्मेवारियां होती हैं उनको वो निभाने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। और यह बीमारी आमतौर पे देखा गया है कि 100 में से एक इंसान को होती है। तो डॉक्टर साहब, इसके मुख्य कारण क्या है? इस बीमारी का कोई प्रमुख कारण नहीं है कि एक प्रमुख कारण की वजह से होता है। इसके काफ़ी कारण होते हैं। जैसे कि अगर परिवार में पहले से किसी को ये बीमारी है तो उस परिवार में बच्चों को होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, आसपास के वातावरण में किसी प्रकार का तनाव है या किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटती है इंसान के साथ, जैसे कि किसी की जॉब चली जाती है या कोई लाइफ में ऐसा इवेंट होता है कि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई दोस्तों के साथ बुरी घटना हो जाती है, तो इस प्रकार के तनाव के कारण भी यह बीमारी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, एक आम इंसान को, पेशेंट के घर वालों को आसपास पता कैसे चलता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है या फिर कुछ और है? इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह एक मानसिक बीमारी है और यह स्किज़ोफ्रेनिया का रूप हो सकती है। जैसे कि इसमें मुख्य रूप से देखा गया है कि इंसान को शक वहम करता है। जैसे कि लोग ऐसी बातें करेगा जैसे कि लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं या सभी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, या कुछ अजीब सा अनुभव करता है जैसे कि कानों में आवाज़ सुनाई देना, या इंसान अपनी देखभाल, अपनी साफ़ सफाई का रख रखाव अच्छे से नहीं रख पाता है, या परिवार वाले या समाज वाले देखते हैं कि एक इंसान आपस में कुछ कुछ बड़बड़ाए जा रहा है, अपने आप हंसे जा रहा है, या परिवार में ऐसी कोई घटना होती है जैसे कि कोई दुख की घटना हुई या कोई सुख वाली घटना होती है, उस घटना के अनुरूप वह अपने भाव नहीं दिखाता है। जैसे कि मान लो दुख की घटना हुई तो हंस रहा है, जो समझ से परे है, या बिल्कुल ही गंदा रहता है, कपड़ों से स्मेल आ रही है, कपड़े चेंज नहीं करता है, अकेला रहता है। तो ये कुछ प्रकार के ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि इसको ये मानसिक बीमारी है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कानों में अजीब तरह की आवाज़ सुनाई देती, ये किस तरह की आवाज़ें होती? जो कानों में आवाज़ें होती हैं, जैसे एक इंसान से बात करते हैं उसी प्रकार की आवाज़ें होती हैं, पर उस मरीज को छोड़ के और किसी को सुनाई नहीं देती हैं। और ये आवाज़ें काफ़ी तरह की हो सकती हैं, जैसे कि मरीज को आदेश देती हैं कि आप ऐसा करो, वहाँ जाओ, ये ना करो, या उसकी डे टू डे एक्टिव पे कमेंट करती हैं कि जैसे देखो अभी ये नहा रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तो इस तरह की आवाज़ें आती हैं, लेकिन दूसरे लोगों को वो सुनाई नहीं देंगी। इसका यह मतलब हुआ कि वास्तव में ऐसी कोई आवाज़ें नहीं होती, केवल उनको एक भ्रम होता है कि आवाज़ आ रही है। मरीज के लिए इस बीमारी में यही है कि मरीज को जो सुनाई दे रहा है या जो अनुभव हो रहा है उसके लिए वो रियलिटी है, पर एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं है। तो हमारे लिए एक, आपने जैसे शब्द यूज किया भ्रम, लेकिन मरीज के लिए वो वास्तविकता है, इसीलिए वो इस चीज़ को मानता नहीं है। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनसे बात करें। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुशीराम है जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सेक्टर 40 से बोल रहा हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत। अपना प्रश्न पूछिए। प्रश्न मेरा ये है जी, मेरे पास एक कस्टमर आया था, उसने कुछ काम करवाया और पैसे देते वक्त उसने अपनी पॉकेट में कम से कम 100 बार हाथ डाला। तो मुझे तो लगा कि शायद ये जान के कर रहा है,
मगर कुछ उसके जो रिश्तेदार आए उन्होंने बताया मेरे को कि इसको कोई प्रॉब्लम है, ये अगर हाथ धोने बैठ जाता है तो इसको लगता है कि मैं हाथ अभी गंदे हैं, घंटा घंटा हाथ धोता रहता है। तो डॉक्टर साहब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है जो ऐसा हो जाता है? डॉक्टर साहब इन्हें बताइए कि ये लक्षण किस बीमारी का लक्षण है। जो आपने मुझे लक्षण बताए, जैसे कि बार बार हाथ धोना या बार बार पॉकेट में हाथ डाल के चेक करना, यह एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। तो यह भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, पर यह सिजोफ्रेनिया से अलग होती है। अच्छा। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। आपने अपने कस्टमर को ऑब्जर्व किया, बहुत अच्छा लगा और जानने की इच्छा रखी कि मैं जानूं कि क्या कारण हो सकता है। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर ने तो हमसे OCD के बारे में पूछा, हम बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। और हम बात कर रहे थे कि जब कोई मरीज़ को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बाकी लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए। जैसे मैंने बताया था कि मरीज को जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वो औरों को नहीं सुनाई देती हैं, और उस मरीज़ को ये आवाज़ें हर समय सुनाई देंगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्थान पे देंगी या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे देंगी या एक घर में देंगी, बाहर देंगी, उसको हर समय सुनाई देंगी, जो उसको बड़ा परेशान करेंगी। और मरीज़ कई बार उन आवाज़ों से परेशान होके बार बार बाहर जाके, जैसे हम उसके बिहेवियर में नोट कर सकते हैं, व्यवहार में नोट कर सकते हैं कि उसको आवाज़ें आती हैं तो बाहर जाके दरवाज़ा खोल के देखेगा बार बार कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है, या दोनों कानों पे हाथ लगाएगा, या बार बार लोगों को बोलेगा कि मुझे आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि लोगों को सुनाई नहीं देती, उसका कहना नहीं मानते हैं। तो वो इस चीज़ से भी परेशान होकर अपने आप को आइसोलेट या अपने आप को नुकसान भी पहुंचा लेता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में जब मरीज़ को एक आवाज़ें सुनाई देने लगीं, तो क्या जो उसके घर वाले हैं सीधा ही उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है कि ये कुछ और कारण भी हो सकते हैं? जो सिजोफ्रेनिया की बीमारी है उसमें आवाज़ों का आना एक अलग तरीके से आती हैं। अलग तरीके का मतलब ये कि दोनों कानों से सुनाई देंगी, बराबर सुनाई देंगी, और मरीज़ को ऐसा अनुभव हुआ कि बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। अगर उसको कोई कान की बीमारी है, मान लो एक कान उसका ख़राब है, उस कान के डिफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसको दोनों कानों में बराबर नहीं आएंगी, एक कान में आएगी, एक कान में नहीं आएगी। और जैसे हम ENT के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उसमें मान लो वो बता सकते हैं कान के छेद है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है। इन तकलीफ़ों में भी कई बार मरीज़ को ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो जब एक साइकियाट्रिस्ट के पास ऐसा मरीज़ आता है, जैसे आपने शुरू में बताया कि अजीब तरह के वहम होने लगते हैं, उसको लगता है कि कोई उसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है, फिर आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ अजीब सा बिहेवियर हो गया, तो आप इस डायग्नोसिस पे कैसे पहुंचते हैं कि इस मरीज़ को स्किज़ोफ्रेनिया ही है? जैसे कि मैंने बताया, कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं और उन लक्षण को ही हम क्लासीफाई करते हैं एक सिंड्रोम में, जिसमें कि जैसे हम ICD एक हमारी 11 एक बुक है जिसमें हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो WHO के द्वारा बनाई गई है, तो उसमें ये क्राइटेरिया होते हैं कि ये सिम्टम मरीज़ को हैं और मरीज़ को और कोई कारण नहीं है। और कारण मतलब कि कोई शारीरिक बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो हम उसको डायग्नोज करते हैं सिजोफ्रेनिया, और उस डायग्नोसिस के बेस पे ही हम इलाज शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या स्किज़ोफ्रेनिया एक ही तरह का होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया भी अलग अलग तरह का होता है? सिजोफ्रेनिया तो एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर उसके टाइप्स होते हैं, वो जो लक्षण होते हैं उनके बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं कि ये किस प्रकार का सिजोफ्रेनिया है। जैसे किसी किसी मरीज़ को आवाज़ें नहीं आती हैं, वह शक वहम नहीं करता है, लेकिन उसमें नेगेटिव सिम्टम होते हैं। नेगेटिव सिम्टम मीन्स कि जो मरीज़ में होना चाहिए पर नहीं कर रहा है, जैसे कि समय पर नहा नहीं रहा है, अपनी देखभाल नहीं करता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता है, समाज से अलग अलग रहता है, बिल्कुल आइसोलेटेड रहता है। किसी किसी मरीज़ में इस प्रकार के लक्षण भी पाए जाते हैं, पर उनमें हम बात करेंगे तो उनको कोई आवाज़ें नहीं आना, शक वहम नहीं, ये नहीं होगा, तो इनको नेगेटिव बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम सिम्टम्स के बेस पे अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उनको हम डायग्नोज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब डायग्नोज हो गया उसके बाद फिर आप इलाज कैसे शुरू करते हैं और कितना लंबा इलाज होता है? सिजोफ्रेनिया के इलाज की 2 टेक्निक्स हैं। एक है कि फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी मतलब कि जिसमें हम दवाइयाँ शुरू करते हैं। दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल, मीन्स कि जिसमें हम दवाइयों का सहारा नहीं लेते हैं, पर आमतौर पे हम दवाइयाँ हर मरीज़ को शुरू करते हैं, और जो दवाई शुरू होती है उसको हम बोलते हैं एंटीसाइकोटिक, जो स्पेसिफिकली सिजोफ्रेनिया के मरीज़ के लिए ही बनी होती है।
तो फिर वो जो दवाई है, दवाई कुछ देर लेने के बाद मरीज़ क्या पूरी तरह ठीक हो जाता है कि ज़िंदगी भर उसे दवाई लेनी पड़ती है? जो एंटीसाइकोटिक है, जो हम दवाई शुरू करते हैं, पहली चीज़ तो ये समझनी ज़रूरी है कि उसका असर एकदम से नहीं आता कि आज आपने लिया और 2 दिन में मरीज़ ठीक हो गया। जैसे कि बुखार है, पैरासीटामोल दिया आपने, ऐसा नहीं होता है। ये दवाइयाँ आमतौर पे अपना समय लेती हैं, 6 से 8 हफ्ते ये आमतौर पे अपना असर करती हैं धीरे धीरे। और जब मरीज़ को रिस्पॉन्स आता है, ठीक होने लगता है, तो आम तौर पर जो सिज़ोफ्रेनिया है उसमें जो दवाई है वो ज़िंदगी भर खानी पड़ती है, क्योंकि इस बीमारी का क्योर नहीं है, पर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और एक इंसान आम जिंदगी जी सकता है जैसे और इंसान जीते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि दवाई देते रहते हैं, तो उसकी डोज क्या वही डोज चलती है कि समय के साथ उसको मॉनिटर करना पड़ता है, कभी ज़्यादा कभी कम? जब भी हम कोई दवाई शुरू करते हैं तो उस दवाई का हमें एक तो साइड इफ़ेक्ट हमें देखने पड़ते हैं, जिसके लिए मरीज़ की रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ कुछ दवाइयों के साथ हमें रूटीन में ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं। रही डोज की बात, तो वो हम देखते हैं कि मरीज़ को किस मात्रा पे रिस्पॉन्स आया है और कितना रिस्पॉन्स आया है। अगर हमें लगता है कि मरीज़ को एक डोज पे जाके पूरी तरह रिस्पॉन्स आ गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी डोज पे मरीज़ स्टेबल रहे, उसको हम छेड़खानी की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये बीमारी इस प्रकार की है जो एक लंबी बीमारी है जिसको हम रिलैप्सिंग बार बार हो जाती है। अगर हम दवाई समय पर ना दें या बीच में बंद कर दें तो बार बार होने का खतरा रहता है। डॉक्टर साहब, हम यही चर्चा आगे जारी रखेंगे। एक और श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। प्रेम गोयल डेरा बशीर बोल रहा हूँ मैं सर। प्रेम गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है। उम्र मेरी 73 है जी। मेरे कान में ना सूं की आवाज आती है जी। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि ये क्या आवाज़ हो सकती है, पर मुझे जो सुनने में लगा कि एक मनोरोग नहीं है, फिर भी क्या क्या हो सकता है डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि ये क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब आप इनको बताइए कि क्या कारण हो सकता है। देखिए, आपने जैसे बताया कि आपकी उम्र 73 ईयर्स है और आपको कान में सू की आवाज़ आती है, और कोई और किसी प्रकार की आवाज़ तो नहीं आती है इसको? नहीं सर, वो कोई नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को दिखाया था यहाँ डेरा बशीर सिविल अस्पताल में जी। उन्होंने डॉक्टर साहब ये कहा कि सुराख है इसका, तो इसी काम चलाओ, दवाई दी तो दी, लेकिन कुछ ज़्यादा बेनिफिट ही मेरे को मिला जी। देखिए, ऐसा है जो आपने बताया, ये इस उम्र में ना आमतौर पे कान की कोई बीमारी हो सकती है जिसमें इस प्रकार की आवाज़ आती है, जैसे कान में कोई छेद। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले किसी ENT स्पेशलिस्ट से दिखाएं, फिर उनसे डिस्कस करें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे साइड इफ़ेक्ट्स जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, उसके बारे में बताइए। साइड इफ़ेक्ट हर दवाई के साथ, जैसे हम कोई भी दवाई शुरू करते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हम मरीज़ को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी देते हैं और उनको रेगुलर मॉनिटरिंग करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी ख़तरनाक भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन हम उनको लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी जो नई एंटीसाइकोटिक आई हैं, जिनको सेकंड जनरेशन बोलते हैं, उनके साथ पाया गया है जैसे कि मोटापा बढ़ जाना या हाइपरटेंशन की दिक्कत या हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है वो ख़राब हो जाना। तो इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट उनमें देखे गए हैं। जो पुरानी एंटीसाइकोटिक जो हम यूज करते थे उनमें हमने देखा था कि उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते थे जैसे मुंह से थूक आना, स्लो हो जाना, हाथों में कंपन आना। तो ये सब देखते हुए हमें रेगुलर मॉनिटरिंग की और रेगुलर मरीज़ को रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, वो मॉनिटरिंग तकरीबन मरीज़ को आप कितनी कितनी देर बाद बुलाते हैं? शुरुआत में जब मरीज़ आता है, मरीज़ की हालत ठीक नहीं होती है, तब हम कोशिश करते हैं हर 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बीच में एक बार बुलाया जाए। जब मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और हम परिवार को और मरीज़ को बीमारी के बारे में अच्छे से एजुकेट कर देते हैं कि आपको दवाई की कितनी देर तक ज़रूरत है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या बीमारी दोबारा होने के क्या लक्षण हैं, रिलैप्स के क्या लक्षण हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद, मरीज़ स्टेबल होने के बाद, हम आम तौर पे मरीज़ को 3 से 6 महीने के अंतराल पे बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था सेकंड जनरेशन ड्रग का। सेकंड जनरेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? सेकंड जनरेशन का मतलब ये है कि उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था फर्स्ट जनरेशन और सेकंड का, वो थोड़ा डिफरेंट था, और उनका रिस्पॉन्स, तो इस वजह से उनको जस्ट नाम दिया गया कि फर्स्ट जनरेशन में की जो पहले स्टार्टिंग में जो आए और एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे या उस पे काम करके जो कर रहे थे, तो उनको फर्स्ट जनरेशन दिया। जो रिसेंट जो न्यू डेवलपमेंट हुई,
जिनका थोड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट था, जिनका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल डिफरेंट था उनसे, तो उनको सेकंड जनरेशन किया। अदरवाइज इसको हम ब्रॉडली एंटी साइकोटिक में ही काउंट करें। तो डॉक्टर साहब, हम किन मरीजों को फर्स्ट जनरेशन ड्रग देते हैं और किन मरीजों को सेकंड जनरेशन देते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन के साथ जो समस्या थी वो यही थी कि उनसे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे, उसमें मॉनिटरिंग की, क्लोज मॉनिटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत थी एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। तो इसलिए आजकल जो हम प्रेफर करते हैं वो सेकंड जनरेशन करते हैं, ना कि फर्स्ट जनरेशन। पर कई बार हम मरीज़ की हालत देखते हुए या पुराना, जैसे कि उसने कोई दवाई खाई है, उसके रिस्पॉन्स को देखते हुए भी हम कई बार डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी एंटीसाइकोटिक यूज़ करनी है। डॉक्टर साहब, फिर आपने बताया था कि मरीज़ को दाखिल होना पड़ता है, कई बार हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती, वो किस स्थिति में करनी पड़ती है? कई बार मरीज़ की ऐसी हालत होती है कि बीमारी की वजह से वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, या बीमारी की वजह से उसमें गुस्सा या लड़ाई झगड़े की इतनी संभावना है कि जिसको कंट्रोल करना, काबू करना परिवार के लिए या आसपास के लोगों के लिए मुश्किल है, तो उस समय हमें मरीज़ को दाखिल करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, अगर एक मरीज़ सही से अपनी दवा ले रहा है, टाइम से ले रहा है, जो आपने उसको बताया वही कर रहा है, तो क्या बीमारी का ठीक होने का उसका क्या प्रोग्नोसिस है? देखिए, सिर्फ दवाई समय पर लेना और ठीक, अगर एक बार दवाई से स्टेबल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मरीज़ दोबारा बीमार नहीं हो सकता। दोबारा बीमार होने के काफ़ी कारण होते हैं, जैसे कि कोई किसी प्रकार का तनाव अगर लाइफ में दोबारा आ जाता है तो उसको किस प्रकार से उसके साथ कोप अप करता है। जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो परिवार वालों का रहता है कि वो उसको किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हैं, समाज हमारा उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसको सपोर्ट करता है, नहीं करता है। क्योंकि अगर परिवार और समाज उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उसको अलग महसूस करेंगे, तो उस वजह से भी इंसान तनाव में आकर ये बीमारी दोबारा आने की संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, देखिए, ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां तो हर इंसान के ज़िंदगी में आती हैं जब तनाव आएगा, कुछ ऐसे फेजेस आएंगे जब बहुत मुश्किल में होगा। तो हर इंसान तो उस तनाव में जाकर स्किज़ोफ्रेनिक नहीं होता। वो कौन से लोग हैं जो स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि एक तो जिसके परिवार में पहले से ऐसी बीमारी है, उनको ऐसा होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि कोई तनाव या स्ट्रेस जैसे किसी भी प्रकार का आता है, तो वो उसकी कोपिंग स्टाइल कैसी है, कोपिंग मैकेनिज्म कैसा है, अगर वो उसके साथ अच्छे से कोप अप नहीं कर पाएगा तो संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि परिवार और समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर एक इंसान का परिवार उसके दुख और सुख में पूरा साथ से खड़ा है, उसको हर तरह का सहयोग प्रदान करता है, तो संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जिनके परिवार में है, तो इसका मतलब क्या कोई आनुवांशिक या हेरिडिटरी फैक्टर है इस बीमारी का? ऐसा पाया गया है कि जिस परिवार में ये बीमारी है उसमें अगर हम कंपेयर करें आम लोगों के कंपेयर में, तो उस परिवार में ये बीमारी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो जेनेटिक का कहीं ना कहीं इस बीमारी में होने का कारण है, पर आज तक कोई ऐसा पर्टिकुलर, जैसे हम कहते हैं ना, स्पेसिफिक जीन नहीं पाया गया है कि इस वजह से ही इसको ऐसा होता है। पर हाँ, ये निश्चित रूप से पाया गया है कि ऐसे परिवार में काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। तो डॉक्टर साहब, जब आपने बीच में ये भी बताया कि परिवार का और उसके आसपास के लोगों का ऐसे मरीज़ को कंट्रोल करना, इस बीमारी को कंट्रोल करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो ऐसे मरीज़ के परिवारजन और उसके दोस्त मित्र, उनका क्या रोल होना चाहिए? सबसे जो ज़रूरी रोल है कि आम तौर पे लोग ऐसे मरीजों को अलग से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको अलग समझते हैं, उनको ऐसे शब्दों से बुलाते हैं जैसे कि मेंटली ये है, इसको ऐसी बीमारी है। तो इसको हम, अगर हम कहीं स्टिग्मा बोलते हैं कि वो स्टिग्माटाइज कर देते हैं उसको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहली चीज़ तो ये समझना है कि ये भी एक बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण योगदान हमारा समाज या परिवार कैसे दे सकता है कि ऐसे मरीज के साथ उसको समझकर उसको सपोर्ट देना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो कहीं काम करता है तो आप उसको वहाँ पे थोड़ा सहयोग दें, उसके काम में मदद करें, ना कि उसको बेवजह एक्स्ट्रा बर्डन दें या उसको किसी प्रकार के ताने मारें कि बीमारी की वजह से करता ही नहीं है, ये हमने क्यों रख लिया है। तो समाज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है ऐसे मरीजों को ठीक रखने में और समाज में योगदान देने में।
डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा था कि उनमें लक्षण आ जाते हैं कि कोई शक करने लग जाते हैं, वहम अजीब तरह के पाल करते हैं, कोई उनको लगता है कि उनके खिलाफ कोई प्लान कर रहा है, तो दवाई लेने से ये सब लक्षण ख़त्म हो जाते हैं? इस बीमारी में पाया गया है कि आम तौर पे अगर हम मरीज को दवाई देते हैं तो रिस्पॉन्स करता है और लक्षण कंट्रोल, मैंने जैसे ही बताया, इस बीमारी का क्योर नहीं है, कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल हो जाता है। और वो कंट्रोल अगर दवाई ने रिस्पॉन्स किया है तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो दवाई सही से लेता है, समय पर लेता है, तो वो बीमारी काबू में रहती है। जैसे कि शुगर की बीमारी है, एक बार आपने दवाई दी तो कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया सिजोफ्रेनिया में परिवार और समाज और लाइफस्टाइल का बड़ा योगदान है, तो उसी प्रकार शुगर में भी आप देखेंगे दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन साथ में एक्सरसाइज नहीं करता है, लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करेंगे, कोपिंग अच्छा नहीं करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो तो उसको हम उस प्रकार से समझें। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज को स्किज़ोफ्रेनिया है और उसकी दवाई भी ठीक से चल रही है, तो क्या वो अपनी नॉर्मल पढ़ाई और अपना व्यवसाय ठीक से चला सकता है? बिल्कुल, इसमें ऐसे इंसान को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। एक बार जब उसके लक्षण कंट्रोल में आ जाते हैं तो एक आम इंसान की तरह वह काम भी कर सकता है, अपनी जिम्मेवारी भी निभा सकता है, और जैसे मैंने एक शब्द यूज़ किया था कि समाज में योगदान, तो वो समाज में योगदान भी पूरी तरह से दे सकता है। तो डॉक्टर साहब, जब आपने एक मरीज़ को डायग्नोज किया कि वो स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको एक दवाई पे डाला, तो और वो दवाई ले रहा है, तो क्या समय के साथ वो दवाई की डोज बढ़ती जाती है कि स्टेबल रहती है? अगर मरीज मान लो किसी डोज पर जाके स्टेबल हो जाता है, वो मरीज ठीक रहता है, दवाई समय पर खा रहा है और किसी प्रकार के लक्षण दोबारा से नहीं आ रहे हैं, तो आम तौर पे मरीज को हम उसी मात्रा में हम रखते हैं। उसके साथ कोई मतलब बढ़ाएंगे तो बिल्कुल नहीं। अगर मरीज बिल्कुल ठीक चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अपने काम अच्छे से कर पा रहा है, तो हम उस दवाई को बढ़ाएंगे तो बिल्कुल नहीं, ये तो पक्का है। हाँ, हमें अगर कई बार लगता है कि हम इस मरीज में दवाई थोड़ी कम करके देख सकते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो डॉक्टर साहब, आपके पास तकरीबन ऐसे भी कुछ मरीज़ आए होंगे कि जिनको कुछ समय तक, लंबे समय तक दवाई दी, उसके बाद फिर दवाई आहिस्ता आहिस्ता कम की, और एक ऐसा समय आया कि जब दवाई की ज़रूरत ही नहीं है? हाँ बिल्कुल, काफ़ी ऐसे मरीज भी हमने देखे हैं जिनमें हमने शुरू में मरीज को दवाई दी, स्टेबल हो गया, उसके बाद हमने उनका लंबे समय के लिए थोड़ा फॉलोअप किया, और कुछ मरीजों में हमने दवाई कम भी की, और कुछ में हमने हमें लगता है कि मरीज को दवाई बंद करके एक बार देखी जा सकती है। वो हम फैसला बीमारी के रूप, मरीज में किस प्रकार से लक्षण आए थे, कितनी देर तक रहे थे, तो हम वो उसके अकॉर्डिंग कई बार डिसाइड करते हैं कि हमें इस मरीज़ में दवाई बंद करके एक बार देख लेना चाहिए। और कई बार हमने पाया कि वो मरीज़ बिना दवाई के भी काफ़ी देर ठीक रहते हैं। तो इसका मतलब ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि एक स्किज़ोफ्रेनिया का एपिसोड आया, उसको इलाज करवाया, वो ठीक हो गया, और उसके बाद इंसान ठीक पटड़ी पर चल पड़ा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किस उम्र में तकरीबन ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया? सिजोफ्रेनिया जो बीमारी शुरुआत होती है वो आम तौर पे एडोलेसेंट फेज में होती है। एडोलेसेंट मतलब 17-18 की उम्र में आम तौर पे ये लक्षण शुरू होते हैं, और आम तौर पे 20 से 25 साल की उम्र में हम देखते हैं कि ज़्यादातर मरीजों में इस उम्र में ये लक्षण आते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोथेरेपी का, यानी एक मनोवैज्ञानिक का, उनका कहाँ रोल आता है? अगर हम साइकोथेरेपी की बात करें तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि मैंने बताया, दवाइयों का जितना रोल है उतना ही रोल साइकोथेरेपी का भी हो सकता है। साइकोथेरेपी में हमें मरीज के योगदान की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक मरीज़ कोऑपरेटिव नहीं होगा, थोड़ा चीज़ों को समझेगा नहीं, तो साइकोथेरेपी सक्सेस नहीं होती है। लेकिन अगर हम कहें कि इफ़ेक्टिवनेस की बात, तो साइकोथेरेपी का बहुत योगदान है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उनको अच्छे से किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इसका मतलब आप साइकोथेरेपी और मेडिसिन, दोनों दवाई, दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं आमतौर पर मरीज़ में? देखिए, जब मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जब शक वहम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस समय साइकोथेरेपी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मरीज़ उस हालत में नहीं होता। साइकोथेरेपी के लिए क्या है कि मरीज़ की अंडरस्टैंडिंग, हम क्या करना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। तो यूजली आमतौर पे हम जो इनिशियल फेज होता है, जिसको हम एक्यूट फेज बोलते हैं, उसमें हम मरीज़ के साथ साइकोथेरेपी नहीं करते हैं। पर जब मरीज़ थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो हम उस समय मरीज़ को एसेस करके फिर साइकोथेरेपी निर्धारित करते हैं कि इस प्रकार की साइकोथेरेपी इस मरीज़ में की जाएगी। फिर हम डेफिनेटली वो दोनों साथ साथ करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ये अनुवांशिक भी है ये बीमारी, बहुत से मरीज़ों में देखा गया है कि जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है
उनके परिवार में भी किसी ना किसी को पीछे स्किज़ोफ्रेनिया मिलता है। तो क्या अगर किसी के परिवार में स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हों तो कुछ ऐसा लाइफस्टाइल या कुछ ऐसा है कि वो उसको होने से बच सके, मतलब प्रिवेंट कर सके कि हो ही ना आने वाले समय में स्किज़ोफ्रेनिया? ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने बताया कि ऐसे परिवार में संभावना ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन अब तक जैसे मैंने बताया ऐसा कोई जीन, पर्टिकुलर जीन नहीं हमारे साइंटिफिक एविडेंस में पाया गया है। तो उसको रोक पाना कि हम कहें कि बिल्कुल तरह से रोक ले, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा, जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारा कोपिंग स्टाइल कैसा है, अगर हम उसको अच्छे से अडेप्ट कर लें तो एक संभावना रहती है कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने डॉक्टर साहब शब्द का इस्तेमाल तो कर दिया कि लाइफस्टाइल को सही रखें। वो सही लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? क्या चीज़ हम ज़िंदगी में लेकर आएँ कि जिससे हम स्किज़ोफ्रेनिया से बच सकें? देखिए, लाइफस्टाइल से मेरे कहने का मतलब है कि आपका खान पान, किस प्रकार का आप खाना खाते हैं, किस समय पर खाते हैं। दूसरा, आप ऐसी चीज़ें जैसे कि एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, कि आप समाज में लोगों से मिलजुल कर रहना, अपनी जो भावनाएं हैं या अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको अच्छे से शेयर करना, या जब किसी प्रकार का तनाव आता है तो एक दूसरे को सहयोग देना। तो लाइफस्टाइल में हमारा सब कुछ आता है कि समय पर सोना, समय पर उठना। तो अगर हम इन सभी जो अच्छी जो लाइफस्टाइल हम कहते हैं कि हर बीमारी में, चाहे मानसिक है, शारीरिक है, अगर हम उसको अच्छे से करते हैं तो वो हर बीमारी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो क्या संगीत और योग का भी कुछ योगदान है इस पर्टिकुलर बीमारी में? बिल्कुल। इवन योग, जिसको आज के समय में या हम कहें कि रिसेंट थेरेपी में बहुत योगदान है, जिसको हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस टेक्निक, माइंडफुलनेस थेरेपी। तो जिसमें माइंडफुलनेस थेरेपी में ये योग से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड इस प्रकार की सारी थेरेपी होती हैं, और जिसका बहुत ज़्यादा योगदान पाया गया है मानसिक बीमारियों में भी। डॉक्टर साहब, आप एक बहुत ही प्रख्यात रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हैं, पीजीआई चंडीगढ़ से। तो आने वाले समय में हम क्या देख सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए क्या क्या आगे हमें कहाँ रोशनी दिखाई दे रही है? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए हमारे जो विज्ञान है वो काफ़ी कोशिश कर रहा है कि ऐसी कोई दवाई निकाली जाए जिससे इसका पूरी तरह क्योर हो जाए। तो उस विषय में काफ़ी तरह की रिसर्च अभी चल रही हैं, जैसे कि नए मॉलिक्यूल्स, नए ड्रग्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ऐसे ड्रग्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिससे कि साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो, और मरीज़ को जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स आए। तो इस प्रकार की काफ़ी रिसर्च अभी चल रही हैं। इसके अलावा मैंने बोला कि नॉन साइको, जैसे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल, बिना दवाइयों के भी साइकोथेरेपिक टेक्निक, जैसे मैंने बोला माइंडफुलनेस, योगा, मेडिटेशन, तो इस प्रकार की भी टेक्निक्स पे भी काफ़ी अभी जोर चल रहा है, काफ़ी रिसर्च चल रही है कि इनका कितना योगदान है और ये कितनी इफ़ेक्टिव। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के बारे में, स्किज़ोफ्रेनिया से बचने के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है हमारे लिए वो यही है कि पहली बात कि ऐसे मरीज के साथ कभी भी भेदभाव ना करें, और आपको लगता है कि किसी भी आपके दोस्त में, आपके आसपास के लोगों में इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई लक्षण आपको दिखता है तो आप उसको इलाज के लिए लेकर आएं, और ऐसे इंसान को कभी भी आप डिस्क्रिमिनेट ना करें या किसी प्रकार का ताना ना मारें। तो इस प्रकार आप समाज में पूरी तरह से योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर असीम मेहरा, आप हमारे एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और आपने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे विश्वास है कि आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के मौके पर हमने अपने श्रोताओं को स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जो जानकारी दी और जो आपने उनको सुझाव दिए, अगर वो उनका पालन करेंगे तो इस मनोरोग से बच सकेंगे। आपका स्टूडियो में आने के लिए, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसके साथ ही श्रोताओं, अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे सहयोगी प्रेम सिंह ने। नमस्कार। FM Lifeline, Lifeline, Lifeline.